आइडिया नंबर 8 में है जी, एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस क्रिएट विशियस साइकिल्स ऑफ पॉवर्टी। ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो मिलकर काम ना करें, एक्सट्रैक्टिव हों, उनसे कौन सी साइकिल्स क्रिएट होती है? विशियस साइकिल्स ऑफ पॉवर्टी, यानी कि वहाँ के लोग क्या होते हैं, पॉवर्टी में चले जाते हैं, गुर्बत में चले जाते हैं। ये जो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस पैदा कब होते हैं? ये पैदा तब होते हैं कि जब एक मोनार्ची सिस्टम हो और एक जो लीडर है, जो किंग है, वो सारी की सारी पावर अपने हैंड में कर ले। तो जैसे ही एक किंग या लीडर सारी पावर शेयर नहीं करता, सारी की सारी अपने हैंड्स में रखता है, तो उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि वो अपनी प्रोस्पेरिटी के लिए काम करता है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है, एज़ कम्पेयर टू वर्किंग फॉर पीपल। अगर हम अमेरिका की बात करें, यूएसए की बात करें, तो वहाँ पे 19th सेंचुरी में हमें स्लेव नज़र आते हैं, गुलाम नज़र आते हैं, ब्लैक अफ्रीकन नज़र आते हैं। जो वाइट पीपल थे वो लैंड ओनर थे, वो रिच थे, उन्होंने इन ब्लैक को अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ करते थे। तो यही वजह है कि जहाँ पे साउथ अमेरिका में जहाँ पे स्लेव ज़्यादा काम करते थे, वहाँ पे गुर्बत ज़्यादा पाई जाती थी। जबकि अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ पे स्लेव कम थे, वहाँ पे इंडस्ट्री पे वो ज़्यादा रिलाई करते थे। यही वजह है कि वो रिच ज़्यादा थे। अगर हम अमेरिकन सिविल वॉर की बात करें 1865 में, जब अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बने थे, तो स्लेवरी अबॉलिश हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, और जो ब्लैक पीपल थे उन्हें राइट टू वोट मिल गया था। लेकिन सदर्न लैंड होल्डिंग एलीट, जो साउथ अमेरिका के लोग थे, जो एलीट क्लास के पीपल थे, अब उनकी जो एग्रीकल्चर का पर्पस था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि वो एग्रीकल्चर का काम उन्होंने ना सीखा था ब्लैक स्लेव से, ना उन्हें आता था, और ना ही उनके पास लेबर थी। तो अब वो स्टिल उनके पास जितने लेबर थे एज अ, वो जो ब्लैक पीपल थे, वो उन्हीं से काम लेते थे। अब क्योंकि अमेरिकन सिविल वार के बाद स्लेवरी अबॉलिश हो गई थी, तो इसके वजह से जो साउथ अमेरिका की इंडस्ट्री, जो एग्रीकल्चर कह लें, वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर, जब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ने कहा जी ठीक है आप राइट टू वोट दे दें, लेकिन इसके लिए कुछ शराइत रखी जाएंगी। शराइत ये रखी जाएंगी कि लिटरेसी रेट, इनका टेस्ट होगा। अगर ये पढ़े लिखे होंगे, अगर ये इंग्लिश पढ़ सकते हों, लातीन पढ़ सकते हों, तो देन ये वोट देने के अहल होंगे, अदरवाइज़ ये वोट देने के अहल नहीं होंगे। फिर होता यह है कि बाद में इस जो वोट देने की शर्त पे, जो लिटरेसी टेस्ट पे वोट देने की शर्त थी, वो भी ख़त्म हो जाती है, जिससे ब्लैक अफ्रीकन जो थे उन्हें एक तो आज़ादी मिली होती है, दूसरा उन्हें राइट टू वोट मिल जाता है। यही वजह है कि अमेरिका के अंदर चेंज आना शुरू होता है, और चेंज आने से क्या होता है कि सारे लोग वोटिंग का हक रखते हैं, वोट दे सकते हैं, जिससे वो एक्सट्रैक्टिव जो इंस्टीट्यूशंस थे वो अब इंक्लूसिव बन जाते हैं। एक्सट्रैक्टिव मतलब जो एक बात पे मुत्तहिद ना हो, जिनके अंदर इत्तेहाद ना हो। तो जब ब्लैक अफ्रीकन को राइट टू वोट दे दिया गया, अब ब्लैक अफ्रीकन और जो वाइट वाइट थे या वाइट अमेरिकन थे, अब इन दोनों को राइट टू वोट मिल गया। अब जो प्रेसिडेंट है या जो ऑफिशियल ऑफिस हैं, वो ब्लैक भी होल्ड कर सकते थे और वाइट भी होल्ड कर सकते थे, जिसकी वजह से अमेरिका की जो इकोनॉमी है अब बूस्ट होना स्टार्ट हुई। तो ऐसा कंट्री जहाँ पे एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस पाए जाते हैं, जहाँ पे अमेरिका में रजीम चेंज के बाद भी एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस देखने को मिले, यानी कि 1865 से पहले की बात कर रहे हैं हम। तो जो जर्मन सोशियोलॉजिस्ट है, जो कि 20th सेंचुरी से बिलोंग करता है, जिसका नाम है जी रॉबर्ट माइकल, वो इन लॉज को, इस सिचुएशन को कहते हैं दी आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची। कहने का मतलब ये कि ऐसे लॉज जिनको तोड़ना, जिनको ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल काम था। तो जब तक ओलिगार्ची सिस्टम रहता है, मोनार्ची सिस्टम रहता है, तो तब तक एक ही बंदा, जो एलीट क्लास के पीपल होते हैं, वही पावर सिर्फ उनके ही हैंड्स में रहती हैं, वो ग्रास रूट लेवल तक नहीं जाती। और कुछ कंट्रीज़ आज के दौर में भी हैं, जैसे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस अफ्रीका में इंडिपेंडेंस आने के बावजूद भी आज तक वहाँ पे एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि उनकी इकोनॉमी जो है वो डाउन है। तो ऐसा लीडर जिसके हैंड्स में पावर हो, वो कभी भी शेयर करना पसंद नहीं करता। जब वो पावर शेयर नहीं करता, तो लोग उसके कंट्री के अंदर कंट्रीब्यूशन कम कर देते हैं, वो सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, और जो लीडर है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है। एज अ रिज़ल्ट जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं या कंट्री की जो इकोनॉमिक हालत होती है, वो कभी भी बेहतर नहीं होती। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसी आइडिया से रिलेटेड, जो कि सीरिया लियोन की है। उसका जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था, जिसका नाम था सियाका स्टीवंस। तो जब ये प्रेसिडेंट था, तो इसके मुखालिफ, इसके ओपोजिट एक और बंदा था, उसका नाम था मेंडे, और उसको एक एथनिक ग्रुप सपोर्ट करता था।
तो हुआ ये कि जो मैंडे था, इसको जो एथनिक ग्रुप सपोर्ट करता था, एक दहशतगर्द जमात जो मैंडे को सपोर्ट करती थी, तो मैंडे ने क्या किया, जो सियाका स्टीवन ने रेलवे का जो सिस्टम बनाया हुआ था उसने उसको तोड़-फोड़ कर दिया। हुआ ये कि इन दोनों की आपसी लड़ाई में जो स्टेट है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वहाँ पे जो रेलवे का जो ज़रिया था, ट्रांसपोर्ट का ज़रिया था, वो टोटली क्रश हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। जिससे ये हुआ कि जो कंट्री के इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस थे, जो अदारे थे, वो कभी भी उभर के बाहर ना आ सके। तो आइडिया नंबर 8 का हमारे पास कंक्लूजन यही है कि ऐसी स्टेट, ऐसा कंट्री, ऐसा सिटी जहाँ पे अदारे एक्सट्रैक्टिव हों, मुत्तहिद ना हो, जिनके दरमियान में इत्तेहाद ना हो, वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ कभी नहीं होती, वहाँ की मुआशी हालत कभी भी बेहतर नहीं होती।